इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेमिनिज्म के अलग अलग वेव्स के बारे में, किस वेव में उन्होंने क्या डिमांड रखी और कौन सी फुलफिल हुई, और कुछ इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मूवमेंट जो है वो 1848 में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद ही फर्स्ट वेव आया। फर्स्ट वेव जो है वो 1840s के लास्ट में और अर्ली 1850s में स्टार्ट हुआ और एंड हुआ था 1950s में। सो फर्स्ट वेव से पहले जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है वो कैसे स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ ये डिस्कस करते हैं। इसकी शुरुआत की थी एलिजाबेथ केडी स्टैटन ने। जब उन्हें एक कन्वेंशन में बैठने के लिए मना कर दिया था, सबसे पहला जो है वुमेन राइट कन्वेंशन हुआ जिसमें उन्हें बैठने की परमिशन नहीं थी, शी वॉज डिनाइड, और वहीं से ये ऑफिशियली वेव स्टार्ट हुआ विद द साइनिंग ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स और सिनेका फॉल कन्वेंशन में ईयर 1848। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म को लिबरल फेमिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका जो मेन मोटिव था वो इनइक्वालिटी पे था। इसका जो एम था वो इक्वल अपॉर्चुनिटी था, जेंडर बेसिस पे, एजुकेशन पे और पे मीन्स बेसिक जो सैलरी थी वो मेंस और वुमेन्स की बहुत ही डिफरेंट थी। तो उनकी डिमांड्स कुछ ऐसी थी। फर्स्ट, वी वांट इक्वल राइट टू वोट। सेकंड, वी वांट इक्वल राइट टू एजुकेशन। एंड थर्ड, वी वांट इक्वल पे। वुमेन्स ने 3 डिमांड्स रखी थी और इसमें से कितनी फुलफिल हुई वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म के टाइम पे 2 मूवमेंट्स भी हुए थे। पहला था एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट और दूसरा था वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन। जो एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट है वो ब्रिटिश एम्पायर से स्लेवरी हटाने के लिए था, इसलिए इसको एंटी स्लेवरी मूवमेंट भी कहा जाता है। और सेकंड है वुमेन्स क्रिश्चियन टेम्परेंस यूनियन, ये जो है वो अल्कोहल के सेल और कंजप्शन के अगेंस्ट थी। फर्स्ट वेव में 2 इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट, वैसे तो बहुत वुमेन्स थे बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो 2 थे, एलिजाबेथ केडी स्टैटन और लुक्रेशिया मॉट। एलिजाबेथ जो है वो राइटर भी थी और उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स नाम की एक बुक भी लिखी। अब जो ये फेमिनिज्म मूवमेंट था वो फॉर्म होकर एक एसोसिएशन बन गया था, अमेरिकन इक्वल राइट एसोसिएशन, और ये बना 1866 में। तो इस एसोसिएशन के साथ ही वुमेन्स का बेसिक गोल बन गया था ये कि उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। एक ही टाइम पे 2 अलग अलग एसोसिएशन फॉर्म हो चुके थे। पहला था नेशनल वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन, 1869 में ये इस्टेब्लिश हुआ, और दूसरा था अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन, ये हुआ था 1870 में स्टार्ट। 2 अलग अलग एसोसिएशन इसलिए थे क्योंकि उनके डिमांड्स भी अलग अलग थे, और देखा जाए तो ओवरऑल जो है उसमें वुमेन्स की जीत होती, इसलिए दे केम टुगेदर एंड इट बिकेम नेशनल अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन। फर्स्ट वेव तो अब बहुत टाइम तक चला, तो इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ, और वुमेन्स का जो पहला डिमांड था वो था राइट टू वोट। तो अब कुछ जगहों पे उनको वोट्स का ग्रांट होने लगा, जैसे कि फर्स्ट स्टेट जो है जो वुमेन्स को वोट के लिए परमिशन किया वो था स्टेट इन यूएसए योमिंग, और ये हुआ था 1869 में। और जो सबसे पहला कंट्री था जिसने नेशनल लेवल पे वुमेन्स को अलाउ किया वोट करने के लिए था वो था न्यूजीलैंड, और ये अलाउ किया इन द ईयर 1893। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि यूएसए भी पहला है और न्यूजीलैंड भी कैसे पहला है। यूएसए जो है उसका सिर्फ एक स्टेट है जो है वो सबसे पहला अलाउ किया था, और न्यूजीलैंड का जो है वो होल कंट्री अलाउ किया था। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इस टाइम पे जो ये वोट का जो परमिशन मिल रहा था, अलाउ हो रहा था वुमेन्स को, वो सिर्फ वाइट वुमेन्स के लिए था। अभी तक ब्लैक वुमेन्स को कोई भी जस्टिस नहीं मिला था। फर्स्ट वेव में ब्लैक फेमिनिस्ट भी थे, और जो 2 सबसे इम्पॉर्टेंट थे वो थे सुसैन बी एंथनी और सोजोर्नर ट्रुथ। सुसैन बी एंथनी जो है वो एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट की लीडर भी थी, और उन्होंने ब्लैक सफरेज के लिए कैंपेन भी किया था। सफरेज मतलब राइट टू वोट, और उनकी कुछ वर्क्स भी पब्लिश हुए थे जैसे कि पीरियोडिकल और द रिवॉल्यूशनरी, और ये नेशनल अमेरिकन वुमेन सफ्रेज एसोसिएशन की लीडर भी थी टिल द एज ऑफ 80। सेकेंड इम्पॉर्टेंट ब्लैक फेमिनिस्ट है सोजोर्नर ट्रुथ। वो पहले स्लेव भी रह चुकी है, फिर बाद में वो प्रीचर बन जाती है इन द ईयर 1830s। वो लोगों को इंस्पायर करती है, उनकी जो स्पीचेस है वो, और उन्होंने एक बार वुमेन कॉन्फ्रेंस में स्पीच भी दिया था, एंट आई अ वुमेन, जिसने लोगों को बहुत इंस्पायर किया था। जब उस कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशन है वो सिर्फ वाइट वुमेन्स के ऊपर ही चल रही थी। और फर्स्ट वेव के टाइम में वुमेन्स की जो राइटिंग्स थी वो भी बहुत ही पब्लिश हुई, उनके वर्क्स बहुत पब्लिश हुए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट थे वो थे विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन इन द ईयर 1792, और सेकेंड है डिक्लेरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स एंड रेजोल्यूशन
ये एलिजाबेथ केडी स्टैटन ने लिखा था और ऑल्सो बाद में ये सेनेका फॉल के नाम से भी जाना गया। फर्स्ट वेव के स्टार्टिंग में वुमेन्स ने कुछ डिमांड्स रखी थी, उसमें से सिर्फ एक ही फुलफिल हो पाई, वो थी राइट टू वोट। और बहुत सारे डिमांड्स उनके नहीं हुए फुलफिल और इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हुए और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट था वो सिर्फ राइट टू वोट था। इसका जो ड्रॉबैक था वो यही था कि ब्लैक वुमेन ऑफ कलर को अभी तक वोट का परमिशन नहीं मिला था और जो विक्ट्री थी, जो जीत थी, वो सिर्फ और सिर्फ वाइट वुमेन्स के लिए ही थी। अब यहाँ फर्स्ट वेव का एंड हुआ बट अभी भी कुछ चीज़ें उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाई थी और ड्रॉबैक्स हुआ था, जैसे ब्लैक वुमेन्स को नहीं हुआ परमिशन, इसलिए सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ। सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म, दिस वेव इज कॉल्ड रेडिकल फेमिनिज्म। इसमें वुमेन्स का जो ऑपरेशन था वो मेल कंट्रोल हायरार्की के ऊपर था, जो कि है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मीन्स जो पावर और कंट्रोल है वो सब मेन के हाथों में है। वुमेन्स को बहुत ही अब्यूज किया जाता था, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था। वुमेन्स चाहती थी कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स है वो चेंज हो, मैरिटल अब्यूज और डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें हैं वो सब बंद हो। मीन्स जो टोटल अपरूटिंग एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी जो है उस टाइम पे वो बहुत ही नेसेसरी था वुमेन्स के लिए। अब सेकेंड वेव में वुमेन्स की जो डिमांड थे वो थे इक्वल पे, रिप्रोडक्टिव राइट और सेक्सुअल लिबरेशन। वुमेन्स ने इन सब की डिमांड इसलिए की थी क्योंकि उनके साथ मैरिटल अब्यूज होता था, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता था, यहाँ तक कि वर्क प्लेस में हैरेसमेंट्स भी होते थे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके कुछ ही टाइम पहले जो है वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। उस टाइम पे कंट्री पे बहुत ही कम मेंस थे, मतलब कंट्री वॉज विदाउट मैन और विथ नो मैन, बिकॉज उस टाइम सब मेन जो है वर्ल्ड वॉर 2 में ज्वाइन हुए थे एज अ सोल्जर। और इस टाइम पे जो कंट्री की इकोनॉमी थी वो बहुत ही गिर चुकी थी, इसलिए वुमेन्स को अब एनकरेज किया जा रहा था कि वो जॉब करे और कंट्री की इकोनॉमी को वापस पहले जैसा पहुंचाया जाए। इस टाइम पे वुमेन्स को काफ़ी एनकरेज किया जा रहा था क्योंकि उन्हें वुमेन्स की ज़रूरत थी। उस टाइम पे बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह बने जिसमें ये दिखाते थे कि वुमेन स्ट्रांग है, पावरफुल है, वो कंट्री को संभाल सकती थी। वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वुमेन को यूज़ कर रहे थे। एंड जैसे ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ कई जगह पे वुमेन्स को उनकी जॉब से निकाल दिया जाता था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 इम्पॉर्टेंट राइटर्स थी, वो थी सिमोन डी बिएवर और बेटी फ्रेडन। सिमोन एक फ्रेंच राइटर थी और फिलोसोफर थी। उनका एक फेमस बुक था द सेकेंड सेक्स जो 1949 में पब्लिश हुआ। उनका एक फेमस कोट था वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन। सेकेंड है बेटी फ्रेडन, इनकी बुक थी द फेमिनाइन मिस्टीक जो 1963 में पब्लिश हुई। बेटी जो है वो हैप्पी हाउसवाइफ के बारे में बहुत ही अच्छे से बताती थी। उनका फेमस कोट था नॉट अ प्रॉब्लम बट अ प्रॉब्लम विद नो नेम। अब सेकेंड वेव में वुमेन्स के काफ़ी डिमांड्स फुलफिल हुए, जैसे कि इक्वल पे और सुप्रीम कोर्ट के एक्ट के हिसाब से अब वुमेन्स वोट भी कर सकती थी। वुमेन्स वेयर गिवन राइट टू एजुकेशन और उन्हें क्वालिटी ऑफ लाइफ के कुछ राइट्स मिले, जैसे कि वो अपने नाम से क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती थी, मैरिटल अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट इन वर्क प्लेस, ये सब चीज़ की वो कंप्लेंट फाइल कर सकती थी। और इसी के साथ सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म ख़त्म होता है 1980s में। नाउ कम्स थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ये स्टार्ट हुआ था अर्ली 1990s में और एंड हुआ था 2010 में। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म स्टार्ट हुआ था जब एक फीमेल ने हैरेसमेंट का चार्ज लगाया था अफ्रीकन अमेरिकन जज के ऊपर और उसने एक स्टेटमेंट भी दी थी जिसमें उसने सारे फीमेल्स को ये बताया कि कोई भी प्रेशर में आके अब्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है और अगर किसी के साथ कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो खुल के सबके सामने बता सकती हैं। सो थर्ड वेव का जो क्रेडिट है, जो मेन क्रेडिट है, वो रिबेका वॉकर को दिया गया है बिकॉज उसने ही रिस्पॉन्स किया था उस जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में। रिबेका वॉकर ने एक आर्टिकल भी दी थी एक मैगजीन में जिसमें उसने कहा था बिकमिंग द थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म, जिसमें उसने बताया कि वो कोई फेमिनिस्ट नहीं बन रही है थर्ड वेव की, इनफैक्ट वो खुद थर्ड वेव बन रही है। रिबेका वॉकर sought to establish that third wave was not just a reaction but a movement in itself, कि रिबेका कोई एक फेमिनिस्ट नहीं है, वो खुद एक थर्ड वेव ऑफ मूवमेंट है। और उस टाइम पे सोशल मीडियाज़ की भी रीच काफ़ी बढ़ रही थी, तो एक ये जो था वो ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंच रहा था। तो ये ब्लॉग्स और आर्टिकल्स के जरिए बहुत से लोगों तक पहुंचा। तो इस मूवमेंट में सब एक साथ जुड़ गए, दे केम ऑल टुगेदर, इट डजेंट मैटर द रेस, जेंडर, कास्ट, मतलब कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन मैटर नहीं कर रहा था इसमें, रेस, जेंडर, कास्ट, कोई भी कास्ट के थे, सब एक साथ आके इसमें जुड़ रहे थे। फिर इस्टेब्लिश हुआ राइट ग्रिल,
ये जो है वो एक यंग फेमिनिस्ट का ग्रुप है जिसमें वो पंक स्टाइल रॉक म्यूजिक से अपना एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे। वो अपना एग्रेसिव नेचर इसलिए शो कर रहे थे क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे वुमेन्स के, वुमेनहुड पे, उनके ब्यूटी पे, सेक्सुअलिटी पे, फेमिनिटी पे। तो इन सब का जवाब जो है वो अपने वो रॉक म्यूजिक से देते थे एग्रेसिव नेचर शो करके। और इस टाइम पे मीडियाज़ भी काफ़ी ग्रो कर रहा था ना, तो इसलिए ये जो आइडियाज़ थे वो ट्रांसमिटेड हो रहे थे और वुमेनहुड के बारे में, जेंडर, ब्यूटी, ये बहुत क्वेश्चंस बना, रिक्लेम्स हुई। एंड फिर यही सब चीज़ें जो है वो फोर्थ वेव में भी कंटिन्यू होती है। फोर्थ वेव में भी सेक्सुअल अब्यूज़, हैरेसमेंट, सेक्सुअल वायलेंस, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, यही सब के बारे में डिस्कस किया गया है। इंटरनेट जो है वो उस टाइम पे बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा था और अब ये सब चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा और बढ़ने लगी।